नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन पाठशाला में। आज हम लोग मैथ के लिए स्पेशल क्लास लेके आए हैं, टेट और सुपर टेट के लिए, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से मैथ के बारे में पढ़ेंगे और छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर जो भी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी में से। मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इससे हर साल एग्जाम में काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल से चर्चा करें। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं इनके डिफिनीशन के बारे में कि कौन कौन से वर्ड को हम किस तरह से डिफाइन करें, पहचानेंगे कि क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनीशन देखते हैं कुछ खास। जैसे सबसे पहले बात करें यहाँ पर प्राकृत संख्याओं की, नेचुरल नंबर। अगर बोले नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी नेचुरल नंबर के अंतर्गत आएंगी, प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अगर हम अलग अलग डिवाइड करें इवन और ऑड नंबर के हिसाब से, जैसे सम संख्या और विषम संख्या, तो सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर। यानी कि वे संख्याएं जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो, या ऐसे हम बोले कि वे संख्याएं जिनके यूनिट में, इकाई में 2 का भाग चला जाए। अगर किसी भी संख्या की इकाई में 2 का भाग चला जा रहा है, इसका मतलब है वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, तो वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं 7 8 9 4 6 हमने एक संख्या लिखी और ये पहचानना इवन है कि ऑड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका यूनिट कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। और अगर 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड है। इसका मतलब ये जो संख्या लिखी हुई एक ऐसी संख्या है, ये इवन नंबर है, सम संख्या है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 8 4 6 7 0 लिखा हुआ है, ये भी इवन नंबर होगा क्योंकि इसका इकाई 0 है और 0 में किसी भी संख्या का भाग अगर देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन हमको यहाँ 2 से डिवाइड करना है तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये भी इवन नंबर है, सम संख्या। दूसरा इसी का पार्ट, अगर हम बात करें जो संख्या सम नहीं होगा, प्राकृत संख्याओं में वो संख्या कैसी आएगी? वो विषम संख्या आएगी। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं 7 4 7 8 6 7, ऐसे हमने नंबर लिखा। इसका जो यूनिट है, यूनिट कितना? 7 दिया हुआ है। अगर 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है कि ऑड नंबर है। या ये भी हम पहचान सकते हैं ऑड नंबर के लिए कि ऐसी संख्याएं जिनके यूनिट में, इकाई में 1 3 5 7 और 9, अगर किसी भी संख्या की इकाई में 1 3 5 7 9 लिखा हुआ है तो वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि ऑड नंबर कहलाएंगी। तो ये थे प्राकृत संख्याओं को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इवन नंबर और ऑड नंबर। इसके बाद जो संपूर्ण संख्याएं हैं, जिनको हम पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को बढ़ा दें, यानी कि 0 से लेकर के अगर हम इनफाइनाइट तक की संख्याएं लिखें, तो ये जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं पूर्ण संख्याओं में केवल डिफरेंस इतना है कि प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक आएंगी, जबकि पूर्ण संख्याएं जो होंगी, होल नंबर होंगी, वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट होंगी। इन्हीं पूर्ण संख्याओं को संपूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। जो पूर्ण संख्याएं होंगी, होल नंबर, इनको संपूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसको पहले कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद कुछ आगे देखते हैं। देखिएगा इसके बाद आगे फिर अब यहां पर बात करते हैं पूर्णांक।
इंटीजर। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक, जो अंक होगा वो पूरा पूरा होगा, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, इससे कोई मतलब नहीं है। तो पूर्णांक में अगर हम संख्याओं की बात करें कौन सी संख्याएं होंगी, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 0 1 यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक 0 से जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। इन पूर्णांक को हम लोग दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण। तो अगर इसके हम फैक्ट की बात करें, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं धन पूर्णांक की, कि धन पूर्णांक क्या होते हैं। इन्हीं को पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, कि पॉजिटिव इंटीजर कौन से नंबर आएंगे, तो जो धनात्मक होंगी, यानी कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनको बोलते हैं धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा, अगर हम ऋण पूर्णांक बोलते हैं तो ऋण पूर्णांक का मतलब है जो निगेटिव इंटीजर आएंगे, निगेटिव इंटीजर, इसमें से जो संख्याएं होंगी वो -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक की जितनी भी नंबर हैं वो ऋण पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में ना तो 0 को हमने धन पूर्णांक में रखा है, ना तो 0 को ऋण पूर्णांक में रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो 0 के बारे में अगर हम बोलें कि 0 कैसी संख्या है, तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, यानी कि 0 को ना तो धनात्मक में रखते हैं और ना ही ऋणात्मक में रखते हैं। जनरल से इसमें फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी पूर्णांक में बहुत सारे वर्ड आते हैं जिनको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जैसे अगर हम बोलते हैं कि बताइए गैर धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, गैर धनात्मक पूर्णांक इसी को बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या। तो देखो गैर किसी में अगर नान लग जाए इसका मतलब उसका विपरीत हो जाता है, मतलब वो पूर्णांक रखना है जो धनात्मक ना हो, नॉन पॉजिटिव हो। लेकिन धनात्मक नहीं है इसका मतलब है वो ऋणात्मक होना चाहिए, और ऋणात्मक होगा ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हम 0 को यहाँ पर रख सकते हैं कि 0 धनात्मक नहीं होता है, हमको वही रखना है जो धनात्मक ना हो। तो इसका मतलब है 0 और ऋण के पूर्णांक जितने भी होंगे वो सभी क्या आएंगे, गैर धनात्मक में आएंगे। तो अगर हम गैर धनात्मक की बात करें तो 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी गैर धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। दूसरा, इन्हीं गैर धनात्मक पूर्णांक को धनेत्तर पूर्णांक भी बोलते हैं, इन्हीं को धनेत्तर पूर्णांक भी बोलते हैं। अगर बोले कि धनेत्तर पूर्णांक बताओ, तो धनेत्तर पूर्णांक का मतलब है कि जो धन यानी कि धनात्मक से उत्तर हो परे हो, यानी कि जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है उन्हीं को हम धनेत्तर बोलेंगे, या गैर धनात्मक पूर्णांक है यानी कि नॉन पॉजिटिव 0 से लेकर के यानी 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। इसी के बाद अगर इसी को हम ऋणात्मक में देखें, गैर ऋणात्मक पूर्णांक क्या आएगा, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, या इन्हीं गैर ऋणात्मक पूर्णांक को नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, यानी कि वे पूर्णांक हमको रखना है जो ऋणात्मक ना हो। तो ऋणात्मक नहीं है, एक तो 0 ऋणात्मक नहीं है और जितने भी प्लस की संख्याएं वो ऋणात्मक नहीं है। इसका मतलब है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी गैर धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी, और इन्हीं गैर धनात्मक पूर्णांक को ऋणोत्तर पूर्णांक भी बोलते हैं। इन्हीं गैर धनात्मक पूर्णांक को ऋणोत्तर पूर्णांक बोलेंगे। अगर पूछें कि सबसे छोटी ऋणोत्तर पूर्णांक बताओ कौन सी है, तो यहाँ पर हम कौन सी बोलेंगे, 0। इसी तरह से अगर ऋणोत्तर पूर्णांक में हम देखें तो ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि नॉन पॉजिटिव आता है, नॉन नेगेटिव आता है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक में जितनी भी संख्याएं होंगी वो 0 या तो 0 से बड़ी होंगी। अब अगर इन रेखाओं, इन संख्याओं को अगर हम संख्या रेखा पर डिनोट करें तो देखिएगा संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करते हैं इसको,
यहाँ पर हमने 0 बना लिया, इधर हम पॉजिटिव रखेंगे और इस तरफ निगेटिव। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। 0 को तो हमने बताया कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। इसके बाद 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये हम इधर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर को हमने क्या बोला, धन पूर्णांक बोला, तो ये धन पूर्णांक है। और -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक के जो नंबर थे वो ऋण पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को इस तरह से संख्या रेखा पर भी पहचान सकते हैं कि कौन सी धन संख्या धनात्मक पूर्णांक है और कौन से ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन बस इतना याद रहे कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। इसी तरह से गैर धनात्मक और गैर ऋणात्मक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। गैर धनात्मक का मतलब हमने बताया कि वो नॉन पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 0 -1 -2 -3। तो अगर हम गैर धनात्मक देखेंगे तो गैर धनात्मक का मतलब है कि 0 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक ये जितनी भी संख्याएं हैं ये गैर धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे, या इन्हीं गैर धनात्मक पूर्णांक को धनेतर पूर्णांक भी बोलते हैं, धनेतर पूर्णांक। दूसरा जो हमने यहाँ पर बताया गैर ऋणात्मक पूर्णांक, तो गैर ऋणात्मक पूर्णांक यानी 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं आएंगी, तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं हैं वो आ जाएंगी यहाँ पर गैर ऋणात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, या इन्हीं को हम लोग बोलेंगे ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक। तो इस तरह से इन संख्याओं को, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा इसके बाद आगे, अब बात करेंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर, और ये नंबर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, डेफिनेशन है इसके लिए। प्राइम नंबर या इसी अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोलते हैं। जो अभाज्य संख्या इसी को ऋण संख्या के नाम से भी जानते हैं। और इससे क्वेश्चन लगभग हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड आए या एवरेज से रिलेटेड आए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं बोलते हैं किसको। तो ऐसी संख्याएं जो केवल दो ही तरह की संख्याओं से डिवाइड हों, दो ही संख्याओं से डिवाइड हों, अविभाज्य हों, उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। लेकिन दोनों संख्याएं अलग अलग होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं ना तो 2 से कम से डिवाइड हो, ना 2 से ज्यादा से डिवाइड हो। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, लेकिन दोनों वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, उस संख्या को अभाज्य संख्या बोले। ठीक है, तो लैंग्वेज में ना समझ करके हम ऐसे डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं साइड में कि जो 1 से डिवाइड हो, कोई भी संख्या होगी 1 से डिवाइड होगी, स्वयं से भी डिवाइड होगी, लेकिन कंडीशन है कि दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, 2 सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर संख्याएं अभाज्य संख्याएं जैसे हम देखते हैं कि 1 अगर हम यहाँ पर लिखे हैं तो 1 अभाज्य है कि नहीं है। तो देखते हैं 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से भी डिवाइड होगा। स्वयं का मतलब 1 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याएं आपस
में बराबर आ रही हैं, इसका मतलब है कि 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद अगर 2 की हम बात करें कि 2 अभाज्य है कि नहीं है, तो 2 को अगर देखते हैं तो 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो संख्या ये अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी। तो अगर यहाँ पर आप देखें कि हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी मिली, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और ये जो अभाज्य संख्या ये इवन नंबर भी है, सम संख्या। तो अगर हम ऐसे भी पूछें कि ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है तो भी 2 ही आ जाएगी। इसके बाद और आगे अगर देखते हैं 3 1 से डिवाइड होगा, स्वयं 3 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आएगा। 4 की बात करें 1 से डिवाइड होगा, स्वयं 4 से डिवाइड होगा, लेकिन इसके अलावा 2 से भी डिवाइड होगा, इसलिए जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से हम प्राइम नंबर को पहचान लेते हैं। आगे जितनी भी संख्याएं 5 आएगी, 7 आएगी, 11 आएगी संख्याएं, तो ये पहचानने के लिए हो गया कि कौन सी संख्या प्राइम है, कौन सी प्राइम नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम सेट देखते हैं पूरा कि अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ऐसे तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 2 3 5 7 डॉट डॉट करके। तो इसके लिए एक स्पेशल कोड हम लोग यहाँ याद करेंगे, वो है 44 22 32 23 21। कोड याद रखना पड़ेगा 44 22 32 23 21। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो 1 से 100 तक की ये टोटल अभाज्य संख्या हो गई 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 22 2 24 और 1 25। अगर हम कहें कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी 25। लेकिन इनको अगर हमने ऐसे कोड में रखा है तो कुछ इसका मतलब भी होगा, किस सीक्वेंस में रखा है। तो इसको अगर हम कहें कि 4 संख्याएं हैं वो है 1 से लेकर के 10 तक। अगर हम बात करें 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 4 अभाज्य संख्याएं होंगी। दूसरा 10 से लेकर के या 11 मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम 10 से ही रख रहे हैं। 10 से लेकर के 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 4 होंगी। इसी तरह से आगे अगर हम बात करें 20 से लेकर के 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 2। अगला 30 से लेकर के 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 2। 40 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्याएं 2, 3। 50 से लेकर के 60 तक की अभाज्य संख्याएं, ये 60 से 70 के बीच में आ जाएगा। इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा 70 से 80, 80 से 90 और ये हो गया 90 से लेकर के 100। तो टोटल 1 से लेकर के 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं टोटल हमने अगर काउंट किया तो 25 आएंगी। इसके बाद इसको हमने फुटकर में अलग अलग डिवाइड कर लिया 10 के अकॉर्डिंग कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 4 है। 10 से 20 तक कितनी है, 4। 20 से 30 तक कितनी है, 2। 30 से 40 तक 2। 40 से 50 तक 3। 50 से 60 तक 2। 60 से 70 तक 2। 70 से 80 तक 3। 80 से 90 तक 2। 90 से 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 1। लेकिन अगर हम इनमें से और आगे जाएं तो अगर हम ये बोलें कि 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं, वो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 1 से 10 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 2, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आई, 2। इसके बाद 3, 5 और 7। तो 1 से 10 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 4 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 और 7। 10 से 20 तक की अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 11, 13, 17 और 19, ये 4 ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हैं प्राइम नंबर के अंतर्गत आएंगी। इसी तरह से 20 से 30 तक की बात करें तो 23 और 29 दो अभाज्य संख्याएं हमारे पास हैं। 30 से लेकर के 40 के बीच में 2 संख्याएं हैं, 31 और 37 आ जाएगा। 40 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 41, 43 और 47 हो जाएगा। 50 से 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 53 यानी कि 53 और 59, यानी कि 50 से 60 के बीच में
दो आवाज संख्याएं 53 और 59। इसी तरह से 60 से और 70 के बीच में अगर हम आवाज संख्याएं पूछें कितनी हैं, तो दो आवाज संख्याएं हैं 61 और 67, यानी 61 और 67। 70 से 80 के बीच में तीन आवाज संख्याएं हैं 71, 73 और 79। 71, 73 और 79। 80 से 90 के बीच में दो आवाज संख्याएं हैं। पहली आवाज संख्या की बात करें तो 83, दूसरी 89, यानी कि 83 और 89। 90 से लेकर के 100 के बीच में केवल एक ही आवाज संख्या है और वो है 97, यानी कि 57। तो इस तरह से हमने फुटकर संख्याएं भी देख ली, अलग अलग संख्याएं किस तरह से 1 से 10 के बीच में कितनी आवाज संख्याएं थी, 10 से 20 के बीच में कितनी है, 20 से 30 के बीच में अलग अलग संख्याओं के बारे में भी यहाँ पर हमको पता होना चाहिए, कम से कम 100 तक। क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछता है कि प्रथम 5 आवाज संख्याओं का योगफल बताओ, प्रथम 10 आवाज संख्याओं का योगफल बताओ, प्रथम 5 का औसत बताओ। हालांकि क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, जितने भी हमने यहाँ पर डेफिनेशंस बताई हैं। अब इन आवाज संख्याओं में अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन के लिए यहां पर हम बात करें कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है, अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको सीधे संख्याओं के बारे में पता होगा, तभी हम उसका योगफल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर संख्याएं हमारी प्रथम 5 आवाज संख्या अगर बात करें तो सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है, तो 2, 3, 5, 7 और 11। अगर सबको हम जोड़ते हैं तो 11, 7, 18, 5, 23, 3, 26, 2, 28 आएगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना, 28 आ जाएगा। इसी तरह से इन अगर संख्याओं के टोटल के बारे में हम बात करें, जैसे अभी हमने बताया कि 1 से 100 तक की जो आवाज संख्याएं होती हैं टोटल 25 होती हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि 1 से 100 तक के लिए ही डायरेक्ट पूछा जाए। अगर 1 से 100 तक ही होता तो क्यों हम इतना लिखते, सीधे 25 से याद कर लें। फुटकर में भी हो सकता है कि अगर कह दे कि 1 से लेकर के 50 तक की आवाज संख्याएं बताओ, तो 1 से 50 तक की आवाज संख्याएं मतलब यहां से यहां तक काउंट करेंगे तो 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11, 4, 15। तो 1 से 50 तक की जो आवाज संख्याएं आएंगी वो 15 आ जाएंगी। इसी तरह से फुटकर में कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो इस कोड के माध्यम से हम आसानी से काउंट कर सकते हैं कितनी आवाज संख्याएं हैं। लेकिन हमको 100 तक की आवाज संख्याओं के बारे में, सभी संख्याओं के बारे में अलग से भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर समेशन के लिए देता है, योग के लिए देता है, तो फिर हमको संख्याएं लिखना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चांस नहीं हो। तो ऐसा करो, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा आवाज संख्याओं के बाद में बात करेंगे यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं। यानी कि को प्राइम नंबर। जैसा कि इसके वर्ड में दिख रहा है सहअभाज्य, सह का मतलब 7, तो संख्याएं 7 में होंगी। 7 का मतलब कम से कम अब 2 संख्याएं हमको चाहिए, लेकिन उनमें से कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या यूं बोले कि ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं पेयर में लिखी हों जिनका HCF जो महत्तम समापवर्त है वो 1 आए, या उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, तो वो संख्याएं को प्राइम फैक्ट नंबर के अंतर्गत आए। जैसे यहाँ पर हम पेयर की बात करें, 4 और 9 लिखा हुआ है। अगर हम 4 और 9 का HCF निकालेंगे, मासा निकालेंगे, तो 1 आएगा। या ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही है जो दोनों में कॉमन हो। 1 तो सब में होता है, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन। ठीक है, इसलिए 4 और 9 जो है वो को प्राइम फैक्टर के अंतर्गत आएगा। जबकि अगर हम पर्टिकुलर बात करें 4 और 9 की, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है और ना तो 9 प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पर हम पेयर की बात कर रहे हैं,
सहअभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और यहाँ पर कॉमन 1 के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब 4 और 9 जो संख्या है वो सहअभाज्य के अंतर्गत आए। जैसे यहाँ पर बात करें 9 और 12 लिखा है, अगर हम दोनों में कॉमन फैक्टर की बात करें या मासा की बात करें या सीएफ की बात करें तो दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है 3 है। अगर कुछ कॉमन मिल रहा है 1 के अलावा इसका मतलब है कि वो जो पेयर लिखा हुआ है वो को प्राइम फैक्टर के अंतर्गत या को प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा। तो 9 और 12 का जो पेयर है ये को प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें हमको कॉमन फैक्टर 3 दिया। तो ये था को प्राइम नंबर के लिए पहचानने के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर देख लेते हैं साथ में कंटीन्यूअस क्रमागत संख्याएं क्या हैं। क्रमागत संख्याएं कंटीन्यूअस नंबर, तो जैसे कि नाम में लिखा हुआ है क्रमागत क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं होंगी। जैसे हम बात करें 3 और 4 तो 3 और 4 लिखा हुआ है ये क्रमागत फैक्टर यानी क्रमागत नंबर के अंतर्गत आएगा, कंटीन्यूअस के नंबर अंतर्गत आएगा। या दूसरे लैंग्वेज में इसको हम समझ सकते हैं कि क्रमागत का मतलब वे संख्याएं जिनमें डिफरेंस अगर हम देखें, अंतर देखें तो अंतर 1। अगर संख्याओं में डिफरेंस 1 है तो वो संख्याएं क्रमागत संख्याएं आएंगी। क्योंकि यहाँ पर अगर 3 4 लिखा है तो 3 4 को हम 4 3 भी लिख दें तो कोई चेंजमेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं लिखी है उनका आर्डर मायने नहीं रखता है। जबकि उनका डिफरेंस हमको देखना है, डिफरेंस 1 का होगा तो वो जो संख्याएं हैं वो क्रमागत संख्याएं आएंगी। जैसे हम बात करें 7 और 8 की बात करें, 7 8 1 का अंतर है, 1 का डिफरेंस है, ये भी क्रमागत आएगा। 9 और 8 की बात करें तो देखो यहाँ पर 9 ये मत देखिएगा कि 9 के बाद तो 10 आता है, हमको इससे मतलब नहीं, हमको तो डिफरेंस देखना है। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का। इसका 9 और 8 जो लिखा हुआ है ये भी कंटीन्यूअस के अंतर्गत आए। जैसे यहाँ पर बात करें कि 9 और -10 लिखा है, क्या ये कंटीन्यूअस होंगे? तो ये जो संख्याएं ये कंटीन्यूअस नहीं होंगी क्योंकि 9 और -10 इनका अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस जो होगा वो 19 का होगा, ना कि 1 का होगा। तो ये क्रमागत संख्या नहीं। तो ये था क्रमागत संख्याओं के बारे में, सिंपल से याद रखिएगा जिसमें अंतर 1 का हो क्रमागत होगा। को प्राइम नंबर के अंतर्गत जिसका मासा या कॉमन फैक्टर 1 हो यानी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए वो को प्राइम नंबर के अंतर्गत आएगा। तो इसको लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें डिफिनीशन में। अब जितनी भी डिफिनीशन में बताई उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर, 0 कैसी संख्या है? ऑप्शन धनात्मक है, बी ऋणात्मक है, सी ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक है, डी नन ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन अभी बाद में मैच कराएंगे, सभी नोट करते जाइएगा। दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन 1 2 3 4। तीसरा, सम अभाज्य संख्या कौन सी है? फर्स्ट 2 4 6 1। 4 नंबर, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। ऑप्शन
28, दूसरा 37, 42, नेक्स्ट 56। इसको थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, चलो 56, इसको बढ़ा दीजिएगा, इसको 56 कर देते हैं, लास्ट बना 5। 70 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ऑप्शन 4, 5, 6, 7। जल्दी से इनको कैलकुलेट करिएगा। देखो मैं सबसे पहला जीरो कैसी संख्या है, तो अभी हमने पढ़ा इसके पहले जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में बताया कि वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से डिवाइड हो, लेकिन दोनों वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या हमको मिली वो कौन सी? 2। अगला है 3 नंबर, सम अभाज्य संख्या कौन सी है? यानी कि प्राइम नंबर हो लेकिन साथ में वो सम हो, इवन हो। तो इकलौती ऐसी संख्या जो इवन प्राइम नंबर है वो 2 है। इसका प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना है। तो अगर हम प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की बात करें तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये 7 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब अगर इनको हम काउंट करते हैं तो 17 और 13 30, 40 41 और 8 48, 10 58 यानी कि 58। ऑप्शन यहाँ पर 58 नहीं दिख रहा है, नन ऑफ दी जा जाएगा। लास्ट है 5 नंबर, 70 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभी हमने अभाज्य संख्याओं के लिए स्पेशली कोड लिखाया कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। मतलब 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से है। ये लास्ट था 90 से 100 के बीच में, ये होगा 80 से 90 के बीच में, ये होगा 70 से 80 के बीच में, और हमको बताना है 70 से 90 के बीच में। तो 70 से 90 के बीच में 3 और 2 5 अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगले वीडियो में और भी डेफिनेशन सभी बाकी हैं, जैसे साइक्लिक नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ढेर सारी डेफिनेशन जो भी बची हैं तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं।